नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं 26 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा, आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। भाई 12 साल हो चुके हैं मुंबई टेरर अटैक्स को, और मुंबई टेरर अटैक्स बेसिकली हमारे जो मुंबई शहर और ओवरऑल इंडिया शहर की कॉन्शियंस पे एक बहुत बड़ा अटैक था। साथ साथ मुंबई टेरर अटैक्स ने दुनिया को ये भी बता दिया कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया की, आप कह सकते हो कि ऑनर को बचाने के लिए अपनी जान देने में पीछे नहीं हटेंगे। उन शहीदों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 2611 हीरोज हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर मुंबई, इसमें आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी उस समय पे। इसमें 4 अशोक चक्र के भी रेसिपिएंट्स हैं, श्री हेमंत करकरे जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री मेजर संदीप यूनिकृष्णन, श्री विजय सलस्कर। 4 लोग को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और फिर यहाँ पे गजेंद्र सिंह जी को भी अशोक चक्र मिला, तुकाराम जी, ओमले जी को भी अशोक चक्र मिला, और बाकी लोगों को भी यहाँ पे याद किया जा रहा है जिन लोगों ने, जैसे कि जसवंत पाटिल जी हैं, ये आपके पुलिस कांस्टेबल थे। श्री राहुल एस शिंदे जी हैं, ये भी पुलिस कांस्टेबल थे। तो इनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गई है उस दिन इन 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट से लड़ते हुए। इन 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, नरीमन हाउस कॉम्प्लेक्स, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबरॉय ट्रीटमेंट होटल, कामा हॉस्पिटल, इन सब पे एकदम से अटैक कर दिया। 3 दिन तक ये अटैक्स चले, 190 लोगों की जान चली गई, हंड्रेड्स लोग वाउंडेड हो गए। एक टेररिस्ट पकड़ा गया था कसाब, जिसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग चलाई गई और फिर उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है हैवी रेन एज साइक्लोन निवार अप्रोचेस कोस्ट। अब ये साइक्लोन निवार वाली न्यूज़ तो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, ठीक है। लैंडफॉल किया है इसने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कोस्ट के पास। पहले वेरी सीवियर था, फिर सीवियर हो गया। जैसे जैसे ये लैंड के अंदर जाता जाएगा इसकी सीवियरिटी कम हो गई। तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, चेन्नई में बहुत तगड़ी विंड्स, बारिश, ये सब देखने को मिली है। बहुत से पेड़ उखड़ गए हैं, वाटर लॉगिंग हो रही है। चूंकि चेन्नई एक बहुत ही हेविली इंडस्ट्रियलाइज सिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है हेविली इंडस्ट्रियलाइज सिटीज में इन सब चीज़ों का एक्सेसिव इफेक्ट होता है। कल तक ये पता चलेगा कि पूरी तरीके से डैमेज कितना हुआ है। ओके, तो 25 नवंबर की शाम को साइक्लोन आया है। इस साइक्लोन की ट्रेजेक्ट्री आपको कुछ ऐसे नजर आ रही है, इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है, ऐसे 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 बिल्कुल चलता हुआ जा रहा है। तो ये है इस साइक्लोन की ट्रेजेक्ट्री। जनरल स्टडीज पेपर 3 का टॉपिक है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज आज की, कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 6000 करोड़ इनटू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड आज का फंड नहीं है फ्रेंड्स, इसको बहुत पहले ही सरकार ने बना रखा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इसको मार्क किया गया है। फाइनेंशियल पाइपलाइन 1 लाख करोड़ की, यानी कि ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा फंड है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया जमा किया जाएगा। ये 1 लाख करोड़ रुपया सरकार भी जमा करेगी और कुछ हद तक, मतलब टोटल 1 लाख करोड़ जमा किया जाएगा, जिसमें सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होगा और प्राइवेट प्लेयर्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा। प्राइवेट प्लेयर्स कौन से होंगे? तो बड़े बड़े सोवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स। तो यूएस का कोई पेंशन फंड अगर आके इंडिया के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहे कर सकता है। यूएई के बहुत से वेल्थ फंड ने इस एनआईआईएफ में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब आप सोचोगे कि ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्यों नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में? देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड का काम क्या है कि इंडिया में जो भी ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको पैसा प्रोवाइड करना। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द फंड was to increase investment in green field and brown field projects. It has 3 funds, master funds, strategic funds, fund for funds। यानी कि ग्रीन फील्ड मतलब कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड यानी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आप और रिफॉर्म कर रहे हो। अभी होता क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में पैसा लगेगा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो भी पैसा लगेगा उसे एज अ डेप्ट, एज अ लोन दिया जाएगा फ्रॉम दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा और बाद में जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस आएगा। और ये पैसा मिलेगा किसको? इसका प्रॉफिट मिलेगा किसको? इसका प्रॉफिट उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में इक्विटी खरीद रखी है। तो भैया यूएई का कोई वेल्थ फंड आके एनआईआईएफ में पैसा डालता है, तो जितना पैसा उसने इन्फ्यूज किया है, जिस जिस सेक्टर्स में इन्फ्यूज किया है, क्योंकि इस फंड के अंदर 3 अलग फंड्स हैं, मास्टर फंड, स्ट्रेटेजिक फंड, फंड ऑफ फंड्स। मास्टर फंड डील करता है बिल्डिंग रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर एटसेट्रा। फंड ऑफ फंड
मैनेजर है, इसको मैनेज कौन करता है? विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो फंड ऑफ फंड्स को मैनेज वो मैनेजर्स करते हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा रिकॉर्ड है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड्स एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है जो कि इक्विटी और इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस करता है। तो NIIF के अंदर 3 अलग अलग फंड्स, इन 3 अलग अलग फंड्स में अपनी चॉइस के हिसाब से दुनिया भर के सोवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, इंडिया के सोवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जितना NIIF में पैसा वापस आता जाएगा, प्रॉफिट आता जाएगा, इंटरेस्ट आता जाएगा, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करने वालों को वापस करता जाएगा। तो जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पार्टनरशिप ले रहे हैं NIIF में, और NIIF इन टर्न पैसा लोन पे घुमा रहा है मार्केट में, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जो कि नए और पुराने प्रोजेक्ट्स को बनाने में पैसा प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना दोस्तों हमारे देश में एक प्रायोरिटी है हमारी सरकार की। कहीं ना कहीं अगर हमको चाइना के साथ कंपीट करना है ग्लोबल इकोनॉमी को इंप्रूव करने में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग होनी चाहिए। अभी के समय पे ज्यादातर फंडिंग बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के आने से होगा ये कि बैंकों के साथ साथ NIIF भी एक्टिव हो जाएगा, तो बैंकों पे थोड़ा प्रेशर कम आएगा। तो इसमें न्यूज ये है कि यूनियन कैबिनेट 6000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन करेगा NIIF में। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बॉन्ड मार्केट को भी इंप्रूव कर सकता है। अभी बॉन्ड मार्केट क्या होते हैं देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड को AAA, AA रेटेड इंटरमीडिएट बनाने की कोशिश की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कंपनीज के बीच में और बॉन्ड मार्केट्स के बीच में। होगा क्या, जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कंपनी है वो अपने बॉन्ड्स को रिलीज कर सकती है मार्केट में NIIF के थ्रू, और इन बॉन्ड्स को पब्लिक खरीद सकती है, दूसरे कॉर्पोरेट्स खरीद सकते हैं, और जब वो बॉन्ड खरीदेंगे तो उसके ऊपर पैसा देंगे, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के पास पैसा आ जाएगा, और समय समय पे जो भी पैसा इनको बॉन्ड के थ्रू आया है, बॉन्ड की कंडीशंस के हिसाब से ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बॉन्ड मार्केट डेवलप होगा इंडिया में। मतलब कि इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट होगा, ऑब्वियस सी बात है वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बेसिस पे होगा या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बेसिस पे होगा। तो बॉन्ड मार्केट को डेवलप करने में NIIF एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बता देता हूं। बीच में आ गया NIIF, इधर आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इधर आ गया हमारे बॉन्ड्स। इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने मार्केट में अपने बॉन्ड इशू किए NIIF के थ्रू। इन बॉन्ड्स को दूसरे कॉर्पोरेट्स ने खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि भाई इन दूसरे कॉर्पोरेट्स को लग रहा है कि पैसा मिलेगा, तो जब बॉन्ड को खरीदा तो कॉर्पोरेट्स ने पैसा दिया, वो पैसा सीधे पहुंचा किसके पास? इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पास। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किकअप कर गए, प्रॉफिट कमाने लगे, तो वो प्रॉफिट सीधे सीधे कहां पहुंचेगा? उन्हीं कॉर्पोरेट्स के पास पहुंचेगा जिन्होंने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया था। इससे होगा क्या? इंडिया का बॉन्ड मार्केट डेवलप करेगा। हो सकता है आगे आने वाले समय में और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII आके बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, धीरे धीरे हमारा बॉन्ड मार्केट सक्सेसफुल होने लगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में ये चीज आपको काम आएगी। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट में भी ये चीज आपको काम आएगी। फिर भैया 17वां संविधान दिवस 70th कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। इसको नेशनल लॉ डे भी बोला जाता है। 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। वैसे तो इफेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आया था, क्योंकि पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन लिया गया था 1930 के लगभग पे हुआ था ना, कि 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के किनारे झंडा फहरा दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम है हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बोला गया, लेकिन इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिल गई, तो अभी 15 अगस्त से 26 जनवरी का इस्तेमाल इंतजार थोड़ा ना करेंगे। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल रही थी, तो लीडर्स ने इंडिपेंडेंस ले ली। उन्होंने बोला कौन इंतजार करेगा 26 जनवरी 1948 का, तो 26 जनवरी को क्या बनाया गया? हमारा गणतंत्रता दिवस बनाया गया। लेकिन संविधान पे सिग्नेचर पड़ गए थे 26 नवंबर 1949 को, तो ये बन गया संविधान दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का डिसीजन लिया सरकार ने 19 नवंबर 2015 को गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू। 2015 में डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि 2015 वाज 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर जी, बाबा साहब जी की। और बाबा साहब जी का एक मेजर रोल था हमारे संविधान को बनाने में। तो जब इनका एक मेजर रोल था तो इनको ऑनर किया गया। 2015 में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। कैसे मनाई गई? कि बोला गया कि भैया हर साल संविधान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान को बनाने का श्रेय किसको जाता है? बाबा साहब को जाता है। हालांकि और लोगों ने भी काम किया, बट ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यही थे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भैया एक और न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने 234.68 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया। यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र तोमर जी ने फूड प्रोसेसिंग ये प्रोजेक्ट्स कितने के 234.68 करोड़ के अप्रूव किए।
7 प्रपोजल्स को अप्रूव किया गया है अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। 7 प्रपोजल्स को अप्रूवल मिला है। ये प्रपोजल्स किससे रिलेटेड है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को बनाया जा रहा है। तो 7 इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को बनाने के लिए ये 234.68 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी आई थी 2019 में। इस पॉलिसी का एम क्या था कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को 6 गुना बढ़ाएंगे 2035 तक। ठीक है, वैसे तो संपदा स्कीम 2016 में ही शुरू हो गई थी। इसको बोला गया था स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। 2017 में इसको नाम दे दिया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी इशू की गई 2019 में। अब इस पॉलिसी के थ्रू बोला गया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर 7 कंपोनेंट्स को परस्यू किया जाएगा। वो 7 कंपोनेंट्स है मेगा फूड पार्क्स, दूसरा कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, और इसी कंपोनेंट के अंदर ये 7 प्रोजेक्ट्स 234 करोड़ के अप्रूव हुए हैं। फिर तीसरा कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा कंपोनेंट क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज। पांचवा क्रिएशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। छठा ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। सातवां फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। तो ये 7 प्रोजेक्ट्स, इन 7 में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, उसके लिए 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया, लगभग 234-235 करोड़ का। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फाइनली इंडिया और बहरीन ने अपने बीच में कोऑपरेशन किया है। रिसेंटली इंडिया और बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो आपस में मिलकर बैठे। उन्होंने ये बोला कि भाई डिफेंस की फील्ड में, मैरीटाइम सिक्योरिटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी, स्पेस, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, फिनटेक, हेल्थ, हाइड्रोकार्बन और रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में हम लोग अपने विजिट को अच्छा करेंगे। ये कब हुआ? जब भैया जयशंकर साहब जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ये बहरीन पे गए हैं 2 दिन की विजिट पे। तो भैया अगर फॉरेन विजिट मारनी है तो मिनिस्टर बनो, ठीक है ना, जो, और वो भी फॉरेन मिनिस्टर, भैया पूरा दुनिया ही घूम लोगे। तो भाई यहाँ पे जयशंकर साहब मिले सलमान बिन हमद अल खलीफा जी से, क्राउन प्रिंस है ये। बाकी भी जितने इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं आपके बहरीन के, उनसे मिले। ठीक है, इन्होंने बहरीन को थैंक यू बोला कि आपने कोविड के समय पे 3 लाख इंडियन कम्युनिटी का बहरीन में ध्यान रखा, उनको आपने कोविड-19 के समय निकाला नहीं अपने देश से। एयर बबल अरेंजमेंट चालू है इंडिया और बहरीन के बीच में, तो इंडिया के लोग अभी भी बहरीन जा सकते हैं, बहरीन से लोग इंडिया में वापस आ सकते हैं। यूरोप की कंट्रीज में भी बहुत सारी जगहों ने इंडिया के लिए वीज़ा खोल दिए। हालांकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियंस नहीं जा सकते, जैसे चाइना में नहीं जा सकते, इंडोनेशिया में जाना मुश्किल है। आप एक्सेप्शनल पर्पज पे जा सकते हो बट नॉर्मली नहीं जा सकते। तो ये इंडिया बहरीन का सीन है। यहाँ पे आप इंडिया बहरीन, अगर बहरीन की आप लोकेशन देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रही है बहरीन की लोकेशन। ये इधर बहरीन दिख रहा है, इधर सऊदी अरेबिया, इसके बीच में गल्फ ऑफ बहरीन। इधर बहरीन है, इधर कतर, इसके बीच में पर्शियन गल्फ। अब आप बोलोगे यार यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो समझ में यहाँ पे आएगा। ये रही आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये रही आपकी पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ और बर्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है इसका नाम है बंदर अब्बास। ठीक है, ये स्ट्रेट का नाम क्या, पहले तो ये बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक और स्ट्रेट है बाब अल मंदाब, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ रही है हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका डिजीबूटी के पास। तो ये है बाब अल मंदाब और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये बाब अल मंदाब कुछ कुछ हद तक बंदर अब्बास जैसा दिख रहा है। बंदर अब्बास पोर्ट यहाँ पे है आपका ईरान का, इधर चाबहार है। चाबहार पोर्ट के साथ इंडिया ने काफी अच्छा टाइप कर रखा है। बंदर अब्बास पोर्ट में चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बंदर अब्बास और बाब अल मंदाब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा बाब अल मंदाब जोड़ता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। यहाँ पे ओमन नजर आ रहा है, ये वाला, ये यूएई नजर आ रहा है, इधर सऊदी अरेबिया, ये दोहा है। दोहा से ऊपर ये छोटी सी जो कंट्री यहाँ जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वो है बहरीन। याद रखिएगा बहरीन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको बड़े होके दिख रहा है बहरीन। इस बहरीन और इधर सऊदी अरेबिया के बीच में गल्फ ऑफ बहरीन और इधर कतर और बहरीन के बीच में पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है, ये बेसिकली पर्शियन गल्फ है बहरीन और आपका कतर के बीच में। कतर की कैपिटल है दोहा। तो मैप पे इसकी लोकेशन को देख ले, जनरल स्टडीज पेपर 2 में चीज आपको काम आएगी। लोकेशन याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।